प्रणिपात दोस्तों, आज मैं आया हूँ आपके लिए एक साइंटिफिक कहानी लेके। जी हाँ, आपने ये कहानी कई बार सुनी होगी, पुराने लोगों से सुनी होगी, अपने गाँव में सुनी होगी। ये कहानी है 27 वाइव्स ऑफ मून के बारे में, यानी कि चाँद की 27 बीवियों के बारे में। इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं चाहता हूँ आप वीडियो का डिस्क्लेमर ज़रूर देखें और बिना समय गँवाए शुरू करते हैं। तो हमारे पास कहानी कुछ ऐसी है कि एक समय में एक राजा थे, राजा दक्ष। उनकी 27 बेटियां थी, तो उन्होंने उन 27 बेटियों का विवाह चांद के साथ करा दिया। यानी हमारे जो चंद्रदेव है उनके साथ उन 27 बेटियों का विवाह हो गया। एक समय बाद राजा दक्ष को ये पता चलता है कि जो चांद है वो उनकी बेटी रोहिणी को ज्यादा फेवर करते हैं। तो वो गुस्से में आके चांद को श्राप दे देते हैं कि आप अपनी सारी लाइट खो देंगे। तो चांद फिर जाते हैं महादेव के पास, वहां से वो वरदान लेते हैं और फिर महादेव उनको उनकी लाइट पार्शियली वापस कर देते हैं, यानी कि चांद की जो लाइट है वो आती जाती रहेगी। यानी कि जिस तरह आप लूनार डेज देखते हैं उसी तरह की रोशनी उनके पास रहेगी। ये तो हो गई हमारी कहानी। अब इस कहानी को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो चांद है हमारा, ये हमारी अर्थ के चारों ओर घूमता है और ये एक इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। यानी कि जिसको इलिप्टिकल नहीं पता उसके लिए वो समझ सकता है कि एक सर्कुलर पाथ में अर्थ के ओर चारों ओर घूमता रहता है। तो उन्होंने इस चांद की स्टडी करने के लिए चांद को क्लोजली ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया कि जितनी बार चांद के हमको अलग अलग फेजेस दिख रहे हैं ना, ये हर बार कोई ना कोई स्टार उस चांद के पास होता है और वो सबसे ज्यादा चमकता है। तो उन्होंने इस तरह ऑब्जर्व करके उनको 27 सितारे मिले। उन्होंने उन 27 सितारों के अलग अलग नाम रख दिए और इन्हीं 27 सितारों के बेसिस पे उन्होंने चांद को 27 सेक्शंस में बांट दिया। अब ये जो 27 सितारे हैं ना, इन्हीं को हम नक्षत्र कहते हैं। ये वही 27 सितारे हैं जो हमारी कहानी में राजा दक्ष की 27 बेटियों को रिप्रेजेंट करता है। ये कमाल की बात है ना कि कहानी में एक ऐसी चीज छुपी है जो हम लोगों ने आज तक ध्यान ही नहीं दिया। अब आगे बढ़ते थोड़ा। अब सवाल आता है कि चांद रोहिणी को फेवर क्यों करता है। हमारी कहानी में तो यही है ना कि जो चांद है वो रोहिणी को सबसे ज्यादा फेवर करता है, इसलिए तो उसको श्राप मिला। तो अब चांद रोहिणी को फेवर क्यों करता है, तो उसके लिए अब थोड़ा सा आपको डिटेल में जानना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आप अपना पूरा ध्यान यहीं पे रखिएगा और मेरे साथ ही रहिएगा ताकि आपको ये डिटेल में समझ आए। अब आप ये समझिए, जो हमारा चांद है वो एक इलिप्टिकल पाथ में ट्रैवल करता है। यानी कि जो हमारा चांद है वो अर्थ के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो एक इलिप्टिकल पाथ में ट्रैवल करता है, या फिर एक जिसको इलिप्टिकल नहीं पता वो एक ऐसा समझ सकता है कि सर्कुलर पाथ में वो हमारे अर्थ का चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जब ये चीज़ नोटिस करी तो उन्होंने देखा कि जब भी जो हमारा मून है वो अपने नेक्स्ट सेक्शन में जाता है, यानी कि जिस भी सेक्शन में होता है हमारा मून, वो उस प्रिंसिपल स्टार को, यानी कि जिनको हम नक्षत्र कह रहे थे या राजा दक्ष की बेटी कह रहे थे या फिर चांद की वाइफ कह रहे थे, या फिर जो 27 सितारे हमने डिस्ट्रीब्यूट करे थे उनकी बात हो रही है, उनको मैं एक सेम टर्मिनोलॉजी से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक प्रिंसिपल स्टार कह लीजिए। यानी जो मून है हमारा, जब भी वो उस प्रिंसिपल स्टार को क्रॉस कर जाता है बिना कवर करे, या फिर उस प्रिंसिपल स्टार को कवर करके क्रॉस करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लूनर ऑकल्टेशन। इसको साइंटिफिक टर्म में कहते हैं लूनर ऑकल्टेशन। इस प्रोसेस को हमारे पूर्वजों ने बड़े ध्यान से स्टडी किया और उन्होंने ये पाया कि जब भी कोई स्टार हमारे मून के इलिप्टिकल पाथ से 4 से 6 डिग्री के बीच में कहीं लोकेटेड हो तो उसको लूनर ऑकल्टेशन फेस करना पड़ता है, और ये लूनर ऑकल्टेशन उसका 4 साल के लिए चलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये जो पोजीशनिंग है हमारे चांद की, स्टार की, और जो उसके साथ जो स्काई चल रहा है आसपास, ये सब रिपीट होता है। यानी कि जो चांद का इस वक्त लॉन्गिट्यूड है और जो इस समय स्काई फॉर्म हुआ है आसपास, जो कॉन्स्टलेशन हमें दिखा है, जो हमें स्टार दिखा है, ये आज से 19 साल बाद
इसी सेम पोजीशन पे आपको दिखेगा, इसी सेम लॉन्गिट्यूड में आपको दिखेगा आज से 19 साल बाद। इसी को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मेटोनिक साइकिल ऑफ मून भी कहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कॉन्स्टलेशंस की भी मैंने बात बोली ना, ये यही नक्षत्र से बनते हैं। आप 27 नक्षत्र देखते होंगे जिनको आप सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जिनको आप राशियां कहते हैं, ये सब इन्हीं से बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि रोहिणी को ही क्यों फेवर किया। तो ये जो रोहिणी है, ये मून के इलिप्टिकल पाथ से 5 डिग्री पे लोकेटेड है और ये बाकी सारे स्टार्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ल्यूनर ऑकल्टेशन फेस करता है और 4 साल फेस करता है लगातार। और तो और 19 साल बाद ये फिर से रिपीट होता है। तो अब आप समझे, क्योंकि रोहिणी सबसे ज्यादा ल्यूनर ऑकल्टेशन फेस करता है, इसीलिए हमारी कहानी में बताया गया है कि चांद रोहिणी को फेवर करता है। आप जरा ये सोचिए कि हमारे पुरानी कहानियों में भी साइंस, जो लोग ये कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा, सबका तो अभी हम नहीं पता लगा पाए, इतने तो हम ज्ञानी नहीं है फिलहाल, लेकिन जिनके बारे में हमको पता है वो साइंस से कहीं ज्यादा आगे की नॉलेज है। और आज साइंस प्रूव कर रही है, हमारे ग्रंथों में वो ऑलरेडी रिटन है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप उन यंग पीढ़ियों को भेजें जो लोग हमारे ग्रंथों पे विश्वास नहीं करते, जो कहते हैं कि ये सब बेकार है। तो उनसे कहिए कि आप जिनको बेकार कहते हैं वो भी एक साइंस ही है और आज की साइंस से कई ज़्यादा आधुनिक थे। ये उस समय की साइंस है जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, तब हमें नक्षत्रों का पता था। अगर आप ऐसी और भी कहानियां साइंटिफिक वे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो कहानियां बताइए या फिर अपने व्यूज शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।